बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। और ये भी शॉर्ट के लिए चैप्टर है, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर कोई लॉन्ग आ जाता है तो साथ हम ये भी बताते रहेंगे कि ये लॉन्ग बन सकता है। ठीक है, आएगा नहीं वो अलग बात है। और इस लॉन्ग में ये शॉर्ट बन सकते हैं। जी बेटा, तो सबसे पहला छोटा सा टॉपिक ही क्या है, रिएक्शन काइनेटिक्स। तो रिएक्शन काइनेटिक क्या होती है इसको बाद में समझते हैं। पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन समझना है। बच्चे ये जो लफ्ज़ होता है ना रेट, इसका मतलब होता है स्पीड। ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। देखिए ना, कुछ रिएक्शन तेज़ हो जाएंगे और कुछ रिएक्शन स्लो हो जाएंगे, कुछ दरमियानी स्पीड पे होंगे। तो हर रिएक्शन की अपनी स्पीड होती है, लिहाजा उसी स्पीड को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। सो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द स्पीड एट विच अ रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, तो जब रिएक्शन होता है उसकी स्पीड होती है, तो उस स्पीड को ही बोलना है रेट ऑफ रिएक्शन। जी बच्चे आगे देखें, केमिकल रिएक्शंस आर यूज़फुल। रिएक्शन करवाना तभी यूज़फुल होगा, फ़ायदेमंद होगा, ओनली व्हेन दे अकर एट रीज़नेबल रेट, जब उनकी कोई ठीक ठाक स्पीड होगी। अगर रिएक्शन बहुत स्लो है तो बच्चे टाइम इतना चले जाएगा, एफ़र्ट इतनी चली जाएगी, रिएक्शन का फ़ायदा कोई नहीं होगा। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करना है रेट ऑफ रिएक्शन का पहला सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं रिएक्शन काइनेटिक क्या होती है। बेटा रिएक्शन काइनेटिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, केमिस्ट्री इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट सुन लें। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप रिएक्शन के रेट्स को स्टडी करते हो, रेट्स या स्पीड। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन को रेट या स्पीड के हिसाब से स्टडी करते हैं ना, कि कौन सा रिएक्शन स्लो होना है, कौन सा फास्ट होना है, तो हम रिएक्शन काइनेटिक्स को समझ रहे हैं। यानी ये चैप्टर का भी यही नाम है ना। सो हमने इस पूरे चैप्टर में ये देखना है कि स्पीड रिएक्शन की कैसे तेज़ हो सकती है, कैसे नॉर्मल हो सकती है, एंड वगैरह वगैरह। जी बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक 17.1 जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। वैसे तो ये लॉन्ग होता, अगर ये चैप्टर में से लॉन्ग आना ना, तो हम इसमें अब पॉसिबल शॉर्ट भी बनाएंगे साथ साथ, और साथ साथ उनको समझते जाएंगे। जी बेटा, तो पहले समझते हैं कोलिजन थ्योरी होती क्या है। आपको लफ्ज़ कोलिजन का मतलब पता है, आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा है ना। सो इसका मतलब होता है टकराना, टकराव। ठीक है, टकराना। अब हमने किसी भी रिएक्शन में पढ़ा है कि दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट्स, या एक प्रोडक्ट या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, सो अब एक मिसाल ले देता हूँ। सबसे मिसाल जो है आसान वाली, वो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन है, और इससे क्या बनता है 2HI। तो अब यहाँ पर बेटा देखें, हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, आयोडीन भी एक रिएक्टेंट है, और ये जो HI है ये एक प्रोडक्ट है। हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट होते हैं ना, उनके कुछ एटम्स होंगे, जाहिर है हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, या हो सकता है कि उनके कुछ मॉलिक्यूल्स हों, या हो सकता है कि उनके कुछ आइंस हों। यानी ये सारे उनके सब यूनिट्स हैं। हाइड्रोजन के एटम, मॉलिक्यूल, या किसी चीज़ के आइन भी तो हो सकते हैं ना। सो जब आप रिएक्शन करवाते हो ना, तो इन एटम्स ने आपस में मिलना होता है, एटम मॉलिक्यूल आइन ने आपस में कोलिजन करना होता है, टकराना होता है, और टकराने से रिएक्शन शुरू होता है। रिमेंबर, ये थ्योरी क्या हमें बताती है कि जब आप रिएक्टेंट लेते हो, रिएक्टेंट के जो एटम मॉलिक्यूल आइन होते हैं वो आपस में टकराते हैं। ठीक है, और टकराने से क्या होता है, रिएक्शन चल पड़ता है और प्रोडक्ट बन जाती है। अब यहाँ पर ना इस कोलिजन के दो टाइप्स होती हैं। कोलिजन की बेटा दो टाइप्स होती हैं, यानी जो इन एटम मॉलिक्यूल आइन का आपस में टकराना है ना, कोलिजन करना है, ये दो तरह से हो सकता है। नंबर 1, जब वो टकराएंगे और रिएक्शन नहीं चलेगा। बात को समझें, कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिएक्टेंट आपस में टकरा लेंगे बट रिएक्शन नहीं होगा, तो ऐसी कोलिजन, ऐसे टकराने को बोलते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। इनइफेक्टिव कोलिजन यानी ऐसी कोलिजन से कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ, कोई असर ही नहीं हुआ, या इसको हम अनसक्सेसफुल कोलिजन भी कहते हैं, अनसक्सेसफुल कोलिजन। ठीक है, तो बच्चे जिन कोलिजन के ज़रिए कोई रिएक्शन ना चले वो इनफेक्टिव है। अब दूसरी कोलिजन ऐसी होती है कि अगर ये मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से कोलाइड करें, कोलिजन करें, टकराएं, और बच्चे कोई इफ़ेक्ट हो, इफ़ेक्ट क्या होगा, रिएक्शन चल पड़ेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ऐसी कोलिजन होती है बेटा इफ़ेक्टिव कोलिजन। ठीक है,
या हम इसको दूसरा नाम क्या देंगे, सक्सेसफुल कोलिजन, यानी कामयाब है ये, इससे रिएक्शन चल पड़ा है। और ये होती है कोलिजन थ्योरी। जी बेटा देखें, कहता है अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक रिएक्शन कब होगा, ओनली व्हेन द पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल्स, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना रिएक्शन में, जिसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जब उनके पार्टिकल जैसा कि एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, कोलाइड विद वन अनदर, वो आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट, ये हमने पता लगाया है कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स, कि बहुत थोड़ी सी, स्मॉल फ्रैक्शन यानी थोड़ी सी कोलिजन्स ऐसी होती हैं, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिससे प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पर बच्चे आपने लिख लेना है दीज कोलिजन्स आर कॉल्ड इफेक्टिव। ऑलराइट, सो इन कोलिजन को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स। लेकिन आगे पढ़ते हैं, इन द मेजॉरिटी ऑफ कोलिजन, यानी ज़्यादातर कोलिजन्स ऐसी होती हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, पार्टिकल्स, सिंपली बाउंस बैक, वो टकरा के वापस चले जाते हैं विदाउट एनी चेंज। और बेटा कोई चेंज नहीं होता, प्रोडक्ट ही नहीं बनता, रिएक्शन ही शुरू नहीं होता। सो कोलिजन्स विच लीड टू रिएक्शन आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन यहाँ पर, और नीचे वाली जो है ना विदाउट एनी चेंज, वहाँ पे लिख देना है इन इफेक्टिव कोलिजन, इन इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, अब इफेक्टिव कोलिजन की दो डेफिनेशन बन गई, ये नीचे वाली भी है, ऊपर वाली भी है, तो आपकी मर्ज़ी। तो पहला शॉट यहाँ पर समझ आ गई, इफेक्टिव कोलिजन और इन इफेक्टिव में फ़र्क आता है, और बेटा ये इम्पोर्टेंट है। सो अगर आपने आपसे पूछा जाए कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, इस पर एक शॉर्ट लिखें, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लिखना है। इसमें पहली लाइन भी होगी, कोलिजन थ्योरी की बेस लाइन ही वही है कि रिएक्शन कब होगा, जब पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। फिर कोलिजन की दो टाइप भी साथ लिख देनी है, इफेक्टिव और इन इफेक्टिव। जी बेटा अब अगली लाइन देखते हैं, ये लाइन आपने याद नहीं करनी लेकिन समझनी है। कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का क्या रेट होगा, क्या स्पीड होगी, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बार बार काम आएगी। सिर्फ कोलिजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता रिएक्शन का रेट, इफेक्टिव कोलिजन पर डिपेंड करता है, यानी ऐसी कोलिजन जिनसे रिएक्शन चलेगा। कोलिजन तो वो भी होती है ना जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, तो उस पर नहीं रिएक्शन डिपेंड करता। हमारा जो रिएक्शन होगा उसकी जो स्पीड या उसका जो रेट होगा बेटा, वो डिपेंड करेगा किस पर, इफ़ेक्टिव कोलिजन्स के ऊपर, कि कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोलिजन है, कौन सी कोलिजन टकरा के जिससे कोई इफ़ेक्ट हो रहा है। अब जो इफ़ेक्टिव कोलिजन है ना, विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, ये इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी इन फैक्टर्स का ताल्लुक है इफ़ेक्टिव कोलिजन से, और इफ़ेक्टिव कोलिजन का ताल्लुक है रेट ऑफ रिएक्शन से, रिएक्शन की स्पीड से। जी बेटा पहला जो फैक्टर है ना, वो है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मौजूद हैं, इस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, इस पर इफ़ेक्टिव कोलिजन डिपेंड करती है। जी बेटा मैंने यहाँ पर ना दो कंटेनर ले लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मैंने दोनों का वॉल्यूम सेम रखा है, यानी साइज़ सेम रखा है। ठीक है, अब मैं इस कंटेनर को ए का नाम दे देता हूँ, इसको बी का नाम दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ना ए के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स भर लेता हूँ, ये मैंने भर लिए 2, 2, 4 और 1, 5 मॉलिक्यूल। और बी के अंदर मैंने भर लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ऑलराइट, इसमें 5 मॉलिक्यूल और इसमें 15 मॉलिक्यूल। अब आपने मुझे बताना है कि जो दोनों कंटेनर हैं उनमें इफ़ेक्टिव कोलिजन किन में ज़्यादा हो सकती है, इफ़ेक्टिव कोलिजन किन में ज़्यादा हो सकती है। सो जाहिर सी बात है, ए कंटेनर के अंदर तो टोटली 5 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर तो कोलिजन अगर 2-4 होंगी उसमें शायद एक ही इफ़ेक्टिव आए जिससे कोई रिएक्शन चलेगा ना। लेकिन बी के अंदर चूँकि मॉलिक्यूल ही ढेर सारे हैं ना, सो बेटा जब ये कोलाइड करेंगे तो उनमें इफ़ेक्टिव कोलिजन निकलने के भी चांसेस ज़्यादा हैं और निकलेंगे भी। ठीक है, सो ये चीज़ है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, आप एक यूनिट वॉल्यूम ले लें, यूनिट वॉल्यूम यानी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ना, दोनों का सेम ले लें, और उसमें जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल आपके होंगे उतनी ज़्यादा उनकी इफ़ेक्टिव कोलिजन होगी। और बेटा जितनी इफ़ेक्टिव कोलिजन होती है उतनी रिएक्शन की स्पीड या रिएक्शन का रेट होता है।
ऑलराइट। सो ये पहला फैक्टर था जी बेटा, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है द लार्जर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लार्ज यानी ज़्यादा लेते हैं ना, सो लार्जर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, तो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी, उसकी पॉसिबिलिटी, इम्कान ज़्यादा होगा। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में, हायर द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आप रिएक्टेंट ज़्यादा ले लें तो वही बात अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी में रिएक्टेंट किस में ज़्यादा है, ज़ाहिर है बी के अंदर, क्योंकि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उसके अंदर उतने ही तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे ना। तो अगर मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से समझा दिया है, इट मीन उतना ही ज़्यादा रिएक्टेंट आपने लिया है। सो वही बात, इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, हायर द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन यानी मिकदार जितनी ज़्यादा लेंगे, मोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड हेंस लिहाजा मोर विल बी नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन दैम, तो बेटा उनके दरमियान कोलिजन भी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होती हैं उतना ज़्यादा रिएक्शन रेट ज़्यादा होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो पहला शॉर्ट ये बन सकता है, मतलब हर फैक्टर एक शॉर्ट है, वो आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम का रिएक्शन के रेट के साथ क्या ताल्लुक है। या फिर एक और बच्चा सवाल आ सकता है, कोलिजन थ्योरी में रिएक्शन रेट जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है ना, वो सिर्फ सब फैक्टर्स के नाम भी पूछ सकता है, ठीक है, और हर फैक्टर एक शॉर्ट भी है। बहरहाल मूव करते हैं सेकंड फैक्टर के ऊपर, जिसका नाम है द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। ऑलराइट जी बेटा, अब हम दोबारा उस डायग्राम पे आते हैं, लेकिन इस बार मैंने दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट वॉल्यूम के अंदर सेम कर दिए हैं, क्योंकि अब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फैक्टर समझ चुका हूँ। अब मैंने उससे फ़र्क नहीं करना, अब मुझे फ़र्क करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी से हम कैसे फ़र्क करें। इमेजिन करें कि ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स हैं ना, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल में एक फ़र्क है। ये जो ए मॉलिक्यूल है ना, एक कंटेनर के जो मॉलिक्यूल हैं, ये हर 5 सेकंड के अंदर एक बार कोलिजन करते हैं, वन टाइम कोलिजन करते हैं, यानी हर 5 सेकंड के बाद ये मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। ये हमने टाइम नोटिस किया ना, इन मॉलिक्यूल को ऑब्ज़र्व किया है, देखा है। लेकिन अगर मैं बी में देखूं तो मुझे नज़र आता है कि हर 1 सेकंड के बाद मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करना शुरू कर देते हैं, यानी 1 सेकंड में सारे मॉलिक्यूल ने टकराया, अगले सेकंड फिर टकराया, अगले सेकंड फिर टकराया। लेकिन ए के मॉलिक्यूल थोड़े सुस्त हैं, थोड़े स्लो हैं, वो 5 सेकंड लेते हैं एक बार टकराने के लिए। अब आपने मुझे फिर बताना है, ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल में किधर रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, जहाँ पर कम टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कोलिजन ज़्यादा हो रही, तो फिर उन कोलिजन में से इफ़ेक्टिव कोलिजन भी ज़्यादा निकलेंगी, यानी ऐसी कोलिजन जिनके नतीजे में रिएक्शन चल सकता है, वो होती है इफ़ेक्टिव कोलिजन। तो अगर जल्दी जल्दी यानी थोड़े टाइम के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स कोलिजन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो उनसे इफ़ेक्टिव कोलिजन भी ज़्यादा निकलेंगी, और इफ़ेक्टिव कोलिजन से रिएक्शन का रेट बढ़ता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। ऑलराइट जी बेटा, पहले इतना पढ़ लेते जितना हमने बात की है। कहता है ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर कोलिजन कितनी। देखिए मैंने ना टाइम ही चेंज कर दिया, एक 1 सेकंड लिया है और एक 5 सेकंड, लेकिन अगर आप 1 सेकंड कर लें तो भी आपने देखना है कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलिजन कर। बहरहाल आप कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ना पर सेकंड की बजाय आप पर यूनिट टाइम लिख लें, या ज़हन में रख लेना पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम के अंदर जितनी ज़्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी विल रिज़ल्ट इन द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ इफ़ेक्टिव कोलिजन। तो जितनी ज़्यादा कोलिजन होंगी उतनी इफ़ेक्टिव निकलेंगी, उनमें से इफ़ेक्टिव निकलने से मुराद है कि रिएक्शन का रेट उतना बढ़ेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर समझाया कि 1 सेकंड के अंदर अगर कोलिजन कर रहे हैं ना मॉलिक्यूल, और यहाँ पर 5 सेकंड में कर रहे हैं, सो यहाँ पर 1 सेकंड वाले जल्दी हैं, तो फिर इनमें इफ़ेक्टिव कोलिजन भी निकलेंगी और रिएक्शन रेट बढ़ेगा। जी बेटा, अब ज़हन में ना सवाल आता है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में ऐसा क्यों हो रहा है कि 1 सेकंड और 5 सेकंड का क्यों फ़र्क आ रहा है, यानी वो मॉलिक्यूल 1 सेकंड बाद कोलिजन कर रहे हैं और वो 5 सेकंड बाद, ऐसा क्यों। मेन चीज़ यहाँ पर ना टेम्परेचर की होती है। जो 1 सेकंड में कोलिजन कर रहा है ना, यानी जो जल्दी कर रहा है, उसका टेम्परेचर बेटा ज़्यादा होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। और भी फैक्टर्स हैं, मॉलिक्यूल का साइज़ डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं,
इन्वायरमेंटल फैक्टर, लेकिन टेम्परेचर एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है जो हमारी बुक पे डिस्कस्ड है। लेकिन जो 5 सेकंड में कुलीन कर रहा है ना, जो लेट कर रहा है बेटा, उसका टेम्परेचर कम है, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिसाइड करता है। वेलोसिटी यानी उनकी स्पीड। सो अगर टेम्परेचर ज़्यादा था तो बेटा इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज़्यादा है। बेसिकली स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत थोड़े टाइम में 1 सेकंड के अंदर ही टकराना शुरू कर जाते हैं। लेकिन इनका टेम्परेचर कम होने की वजह से बेटा इनकी स्पीड बेसिकली कम है। स्पीड चूँकि कम है तो मॉलिक्यूल स्लो मूव करके, यानी 5 सेकंड लग जाते हैं उनको टकराने के लिए। जी बेटा वही बात, एट हायर टेम्परेचर, बेसिकली जब टेम्परेचर हाई करते हो ना तो वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, उनकी वेलोसिटी या उनकी स्पीड बढ़ती है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, और उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यानी वो टकराना तेज़ कर देते हैं। सो दिस इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, विल ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। मैंने आपको बताया ना शुरू में, सक्सेसफुल कोलिजन कौन सी होती हैं? इफ़ेक्टिव कोलिजन। तो जितनी ज़्यादा जल्दी या जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वो टकराते हैं, उनमें से इफ़ेक्टिव कोलिजन भी बेटा ज़्यादा ही निकलेंगी। अब ये जो हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी वाला, ये एक अनदर शॉर्ट है, यानी पूछा जा सकता है कि कोलिजन की फ्रीक्वेंसी का रिएक्शन के रेट के साथ क्या ताल्लुक़ है। अब बच्चे जो तीसरा फैक्टर है ना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये सेम टू सेम ये टेम्परेचर वाली बात जो हमने कर ली है ना, वैसा ही है। देखें ना, काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कितनी तेज़ मूव कर रहे हैं। तो ये अभी तो बता के हटाऊँ कि जितना उनका ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो उतनी ज़्यादा वेलोसिटी स्पीड रखते हैं, या यूँ कह लें कि उनकी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो उतना तेज़ मूव करेंगे। तो ये सारा फैक्टर सेम है। जी बेटा इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं यहाँ से। एज़ द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सो एज अ रिज़ल्ट नतीजा क्या होता है? पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर, जितनी काइनेटिक एनर्जी उतना तेज़ मूव करेंगे, लीडिंग टू मोर विगरस मोशन। विगरस कहते हैं शिद्दत वाली, तो उनकी मोशन शिद्दत वाली हो जाएगी। द फास्ट मूविंग पार्टिकल, अब मूविंग पार्टिकल फास्ट हो चुके हैं ना, क्योंकि उनका टेम्परेचर, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। हैव मोर चांसेस टू कोलाइड, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं आपस में कोलाइड करने के, टकराने के। जी बेटा अब चौथा आखिरी फैक्टर है एक्टिवेशन एनर्जी, और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, सही है, ये शॉर्ट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है समझते हैं। जी बेटा तो एक रिएक्शन में बेसिक क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। अब देखें रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चे, वो आपस में पहले से बॉन्डिंग किए होते हैं ना, वो आपस में बॉन्ड बनाए होते हैं। तो जब रिएक्शन करवाना है या रिएक्शन ने होना है ना, तो सबसे पहला काम यही होता है कि ये जो रिएक्टेंट है ना, चले एक और बना लेते हैं, ये और रिएक्टेंट है, ठीक है, एक और बना लेते हैं, ये सारे रिएक्टेंट हैं। तो ये जो रिएक्टेंट हैं इनके एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो इनके दरमियान पहले से मौजूद है वो टूटने चाहिए, ठीक है, और फिर तभी ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल इससे मिल जाएगा, ये मॉलिक्यूल इससे मिल जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब इनको तोड़ने के लिए ये जो पहले से मौजूद बॉन्ड है ना रिएक्टेंट के अंदर, इनको तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना बच्चे, इसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है कि जब रिएक्शन करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो कहाँ पर इस्तेमाल होती है? रिएक्टेंट के दरमियान ऑलरेडी जो मौजूद है ना बॉन्ड्स, उनको तोड़ना है, और इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। जी बेटा अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, हम कोलिजन थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं, जो कोलाइडिंग पार्टिकल है यानी जो रिएक्टेंट्स हैं ना जिनके पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, विल लीड टू इफेक्टिव कोलिजन। उनसे इफेक्टिव कोलिजन कब होगी? इफेक्टिव कोलिजन से मुराद है रिएक्शन का शुरू होना, ठीक है। ये कब होगा? व्हेन दे पोजेस सफिशेंट एनर्जी, जब उनके पास सफिशेंट मुनासिब सी एनर्जी होगी टू ब्रेक द बॉन्ड, ताकि वो बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकें, तोड़ सकें, प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं ना बॉन्ड्स, उनको ब्रेक करना है। अब ये जो मिनिमम एनर्जी है, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, हाँ ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए। लिहाजा ये जो मिनिमम एनर्जी है ना, जो कि बेसिकली रिक्वायर्ड होती है टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, इसी से केमिकल रिएक्शन शुरू होना है ना, इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा इसी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। सो यहाँ से यहाँ तक आपका एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन एंड होती है, बट अभी बाकी भी सुनते जाइएगा। एक शॉर्ट इस पैराग्राफ में भी बनता है, वो भी समझाऊंगा, और साथ ये ग्राफ भी
डेफिनेशन के साथ ही बनाना पड़ेगा ये ग्राफ। तो ग्राफ क्या कहता है वो भी अभी समझ के जाइएगा। अब बच्चे मैंने जो पहले बात की थी ना उसको एक्टिवेशन एनर्जी के हिसाब से समझना है। हमने कहा था कि एक कंटेनर के अंदर अगर हम कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं ना, तो ये मॉलिक्यूल्स में आपस में कोलिजन होती हैं दो तरह की, इफ़ेक्टिव इनइफेक्टिव। तो जो इनइफेक्टिव कोलिजन होती है ना, यानी जो मॉलिक्यूल आपस में टकरा तो रहे हैं मगर रिएक्शन नहीं हो रहा, इनइफेक्टिव कोलिजन क्यों होती है बेटा? उन मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़ सकें, यानी उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी की ही कमी होती है। समझ आई आपको? कुछ मॉलिक्यूल्स की कोलिजन से रिएक्शन नहीं स्टार्ट हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के पास वो मिनिमम एनर्जी नहीं है जिससे रिएक्शन शुरू होना था। वो मिनिमम एनर्जी का नाम ही तो एक्टिवेशन एनर्जी, यानी उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं है। लिहाजा उनकी कोलिजन को हमने इनइफेक्टिव का नाम दे दिया, यानी बेकार कोलिजन्स। जी बेटा, अब यहाँ से यहाँ तक ना पैराग्राफ में यही बात लिखी है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। कहता है जनरली नहीं, आम तौर पर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट पोजेस एवरेज एनर्जी। ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास एवरेज एनर्जी होती है, ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल सी एवरेज। अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स, बस फ्रैक्शन कहते हैं थोड़ा सा, तो उन टोटल मॉलिक्यूल में से बस थोड़े से ही ऐसे होते हैं हाउ एवर हैव मोर देन एवरेज एनर्जी, जिनके पास एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होते हैं। और यही वो मॉलिक्यूल हैं जब ये टकराएंगे तो सक्सेसफुल कोलिजन होनी है, इफेक्टिव कोलिजन होनी है। सो पार्टिकल्स विल रिएक्ट ओनली, पार्टिकल सिर्फ तब रिएक्ट करेंगे व्हेन एवरेज एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सीड्स द एनर्जी नीडेड टू एक्टिवेट मॉलिक्यूल। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, एवरेज एनर्जी जो है ना मॉलिक्यूल्स की एक्सीड ज़्यादा होगी, किससे? उस एनर्जी से जिससे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट किया जाना है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्शन कब होगा? पार्टिकल्स रिएक्ट कब करेंगे? जब पार्टिकल की एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा होगी, तो ही कुछ एनर्जी को एक्टिवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, सो दैट दे कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन एंड देन बेटा रिएक्शन भी हो जाएगा। जी बेटा, अब लास्ट वाला पैराग्राफ दिस वन ये समझते हैं। और ये ग्राफ जो कि आपने इसमें से कोई भी सवाल आता है ना इस टॉपिक में से एक्टिवेशन एनर्जी में, तो ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ क्या कहता है वो भी समझते हैं। अब देखिए, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने टकराना है, ऑलराइट, जिन्होंने रिएक्शन करना ना, कोलिजन करनी है। अब ये मॉलिक्यूल मैंने बना ली। मॉलिक्यूल के पास बेटा आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है जो कि इनको मूव करवा रही होती है, इन सारे मॉलिक्यूल्स को मूव करवा रही होती है। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल्स ने आपस में टकराना होता है ना, कोलिजन करनी होती है, करीब आना होता है, तो बेटा ये करीब आकर ना अपनी काइनेटिक एनर्जी कम करते हैं। देखिए ना, नॉर्मली ये मॉलिक्यूल ऐसे रैंडम मूव करते हैं बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ, लेकिन जब इन्होंने टकराना होता है, करीब आते हैं, तो करीब आने पर ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को लो करते हैं। क्यों लो करते हैं? क्योंकि बच्चे ये अपने दरमियान पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी अगर उन्होंने लो की है तो उसके नतीजे में इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और यही पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी का काम करती है। जी बेटा, ये ग्राफ को देख लें, हमने पोटेंशियल एनर्जी ली है वाई एक्सिस यानी इस लाइन के ऊपर, तो ऊपर की तरफ एरो है, यानी ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इस पॉइंट पे आपको पता है ज़ीरो होती है। अब बात को समझना। व्हेन द रिएक्टेंट पार्टिकल कम क्लोज टुगेदर, जब ये रिएक्टेंट पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? करीब आते हैं, क्लोज होते हैं। एट द टाइम ऑफ कोलिजन, और ये कब होता है? जब उन्होंने कोलिजन करनी होती है, उस टाइम पर ये होता है। दे स्लो डाउन, तो बेटा ये स्लो होते हैं, और उनकी काइनेटिक एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी दे पोजेस इज़ कन्वर्टेड टू इंक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी। मैं क्या बता रहा था आपको? काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। सो यहाँ पर कन्वर्ट हुई है ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में तब्दील हुई है, कन्वर्ट हुई। ठीक है, सो दिस प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द, ये सारा चीज़ यहाँ तक। ठीक है, सो यहाँ पर मेन लाइन आपने यहीं तक करना है, यहाँ तक पोटेंशियल। दिस प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो ये ग्राफ साथ बना देना है। ग्राफ भी वही कहता है। देखिए, रिएक्टेंट के पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो यहाँ पर है, इतनी ऊपर नहीं है। लेकिन जब उन्होंने रिएक्शन करना होता है ना, तो बच्चे क्या होता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी बहुत उनकी बढ़ जाती है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जा रही है ऐसे,
और इस पॉइंट तक पहुंच गई है। यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मॉलिक्यूल करीब आते हैं ना तो ये स्लो डाउन होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और वो तब्दील हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और मॉलिक्यूल इस वक्त हैं हाई एनर्जी स्टेट में, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। और बेटा ये जो सारा फ़र्क है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरो है, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी शुरू में उनके पास क्या थी, कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और वो तब्दील हुई पोटेंशियल एनर्जी में। यही बेटा एक्टिवेशन एनर्जी है। जिन मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होगी वो रिएक्शन कर जाएंगे और फिर उनकी एनर्जी कम होकर वो प्रोडक्ट बन जाएंगे। जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी वो ऊपर ही फंसे रहेंगे, हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर ही, वो इतनी एनर्जी नहीं रखते कि वो फिर एनर्जी डाउन करके प्रोडक्ट की तरफ आ जाएं, पोटेंशियल एनर्जी डाउन करके, तो उनके पास वो नहीं होती। जी बेटा आगे बढ़ते हैं। व्हेन द रिएक्टेंट पार्टिकल्स पोजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी, कह रहा है ऐसे रिएक्टेंट पार्टिकल जिनके पास पोजेस मौजूद होती है, एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद होती है ना, कोलाइड, वो आपस में टकराते हैं ना, दे फॉर्म हाई एनर्जी स्टेट। तो देखें हाई एनर्जी स्टेट बनती है, ठीक है, विद द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ये स्टेट कैसे हाई एनर्जी पे गई है, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर को बढ़ती है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ली है, ऊपर को बढ़नी है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। आफ्टर दिस स्टेज, इस स्टेज के बाद क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी दोबारा कम होती है और प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन ये तब होना है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी हुई, जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी हुई। सो आफ्टर दिस स्टेज द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्टेबल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट तब्दील हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉल डाउन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। कहता है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। इससे जो आपने इन्फॉर्मेशन ली है ना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। यानी ये जो लेक्चर मैंने एक लफ्ज़ पढ़ाया है, इट मीन ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने पढ़ाया ना, तो अगला जो रिएक्शन का मैकेनिज्म हम चैप्टर में पढ़ेंगे उसके लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेस है।